15 राज्यों में जिस दिन बीजेपी की सरकार हो जाएगी, जिस दिन लोकसभा में उनके पास में 362 सीटें हो जाएंगी, राज्यसभा में जिस दिन उनके पास में लगभग 175 सीटें हो जाएंगी, उस दिन इस देश के संविधान को बीजेपी ऐसे खत्म कर देगी, यूं खत्म करके छुट्टी करेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये एसआईआर कराई जा रही है कि जितने विरोधी हैं उनकी जितनी वोटें काटी जा सकती हैं, पहले तो उनकी वोट काट के अपनी जीत का आंकड़ा फिट करो। देश बचने वाला नहीं है, उन्होंने अपना संविधान बना के रखा हुआ। जिस दिन उनकी स्थिति ऐसी हुई, इस देश के संविधान को, जो वर्तमान संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया और देश की संविधान सभा द्वारा पास किया गया, स्वीकार किया गया, इसे खत्म करेंगे और मनुस्मृति पर आधारित जो संविधान लिखा रखा है उसे लागू करेंगे। सरकार इनके हाथ में आ जाएगी, संविधान ही खत्म कर देंगे, नागरिकता किसकी क्या रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा का चुनाव और उसी के साथ में देश के तमाम राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ। तो एक ही साथ सारी बेईमानी कराओ, आधे से ज्यादा राज्यों में जीत के आओ और 400 जो है लोकसभा में जीत के आओ, उसके बाद आके संविधान खत्म करो। एसआईआर प्लस वन नेशन वन इलेक्शन प्लस अनुच्छेद 368 संविधान का, ये सब इकट्ठा होके ये कहानी है। और यही है सबसे बड़ा खतरा। जो एसआईआर हो रही है, मेरी समझ के हिसाब से जितना मैं दूर तक देख पा रहा हूं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुत लोग, यहां तक कि विपक्ष के भी बहुत से लोग, नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मकसद क्या है। लेकिन मैं पूरी तरह से जानता हूं और आज आपको बताऊंगा भी कि इसका मकसद क्या है। लेकिन एसआईआर केवल एक चीज नहीं है, हम केवल एसआईआर को ही नहीं देख सकते, उसी के विषय में बात नहीं कर सकते। एसआईआर का जो लिंक है जिसके लिए एसआईआर कराई जा रही है, वो उसके साथ दो चीज और आपको जोड़नी पड़ेंगे। एसआईआर के साथ में वन नेशन वन इलेक्शन आपको जोड़ना पड़ेगा और इसके साथ जोड़ना पड़ेगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368। ये तीन चीजें हैं इकट्ठी, इनको अलग अलग देखोगे आपको कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन जब इनको इकट्ठा करके देखोगे और पूरी गहराई से देखोगे तब आपको यह हकीकत समझ में आएगी कि यह कितना बड़ा खेल है। बेसिकली ये तीनों चीजें इस तरह से मिली हुई हैं और इनके माध्यम से इस देश के संविधान को खत्म करने का प्रयास, मैं जो शब्द बोल रहा हूं मेरे शब्दों का ध्यान दें, इस देश के संविधान को खत्म करने की एक बहुत गहरी साजिश है जिसे लोग समझ नहीं रहे। आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368 भारत के संविधान का, उसमें बताया गया है कि भारत के संविधान में अगर संशोधन करना हो तो संशोधन किस तरह से कर सकते हैं, यानी संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो अनुच्छेद 368(2) में जो चीजें दी गई हैं उसमें कहा गया है कि भारत के संविधान में जो संशोधन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो संशोधन का जो बिल है वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है, लाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक सदन से पास कराने के लिए उस सदन के जो कुल सदस्य संख्या है उसके आधे से अधिक और जितने सदस्य उस समय उस संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं, मतदान में भाग ले रहे हैं, उपस्थित हैं, उनके 2/3 बहुमत के हिसाब से, उनके 2/3 बहुमत से, यानी दो चीजें, दो शर्तें हो गई। एक, जो कुल सदस्य संख्या उसका आधे से अधिक होना चाहिए और जो सदस्य भाग ले रहे हैं, जो उपस्थित हैं, उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब कोई जो संविधान संशोधन है वो पास होगा। अब जैसे हम एक तरह से माने राज्यसभा की सदस्य संख्या है 250, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है तो कितना होना चाहिए आधे से अधिक, यानी 126। 126 तो कम से कम होने ही चाहिए और साथ में जो भाग ले रहे हैं उसमें उनका 2/3। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन जो पड़ता है कि कितने लोग होने चाहिए, वो जो भी संशोधन पास हो उसके पक्ष में लगभग 250 यानी 175 के आसपास राज्यसभा में मत पड़ने चाहिए।
तब जाके वो विधेयक जो है, संशोधन जो है पास होगा राज्यसभा में। इसमें एक आध नंबर की वो हो सकती है, एग्जैक्ट मैं जानता हूं, कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं, पर ये मोटा मोटा सही है। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। जो राज्यसभा में जब एक में पास हो गया, फिर वो विधेयक दूसरे उसमें जाता है, जो बिल है दूसरे सदन में जाता है। माना राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 543। 543 में से आधे चाहिए 272, और जो उपस्थित हैं और मतदान में भाग लेंगे उनका 2/3 होना चाहिए। सो 2/3 कब होगा? जब 272 हैं तो 272 को आप आधे कर दीजिए, कितने हुए? 136। अब इस 136 को आप 272 में जोड़िए तो कितने हुए? यानी 408 सदस्य कम से कम जिस दिन यह विधेयक हो, उस विधेयक में मतदान में या उपस्थित जो होने चाहिए, इतने 408 एमपी लोकसभा में उस दिन उपस्थित होने चाहिए। और उनमें से विधेयक जो पास होगा, जब वो विधेयक पास होगा, संविधान संशोधन विधेयक पास होगा, उसके लिए कम से कम उसके पक्ष में 362 वोट पड़ेंगे, तब वो पास होगा, अन्यथा पास नहीं होगा। अब आ जाइए कि जब ये स्थिति है, ये तो कोई भी संशोधन अगर आपको करना होगा संविधान में तो होगा, लेकिन इसके आगे जो प्रावधान हैं वो कुछ और हैं, इसी में है। आगे प्रावधान क्या है? इन सब के होते हुए भी, मतलब आधे से अधिक और 2/3 जो उपस्थित और मतदान देने वाले हैं, ये इसके साथ साथ क्या और चाहिए? इसके साथ साथ चाहिए आधे राज्यों का। तो भारत में जैसे इस तरह से इस समय 28 राज्य हैं, बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 में से कम 15 राज्य ऐसे होने चाहिए जिन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित प्रस्ताव भी इसके समर्थन में हो, तभी वो विधेयक पास होगा। और वो प्रावधान क्या है जिन जिन में यह होना है? वो है इस देश का जो संविधान है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 54 जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव है, अनुच्छेद 55 जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 162 जिसमें संघ सरकार की, केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, उनका विस्तार कैसे हो या वो क्या है शक्तियां। इसके बाद अनुच्छेद 162 अनुच्छेद 162 में अनुच्छेद 73 में संघ सरकार की शक्तियां क्या हैं, और अनुच्छेद 162 में राज्य सरकार की शक्तियां क्या हैं। इस तरह से बताना है। अनुच्छेद 162 में राज्य सरकार की शक्तियां, अनुच्छेद 73 में संघ सरकार की शक्तियां क्या है। इनमें संशोधन करना है तो आपको आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। इसके साथ साथ अनुच्छेद 241 जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों में जो न्यायपालिका है उसके संबंध में, इसके साथ साथ जो संविधान का भाग 5 है उसका भाग 5 का अध्याय 4, उसमें क्या है? देश की सुप्रीम कोर्ट, इसमें अगर संशोधन करना है तो, और इसके साथ साथ भाग 6 का अध्याय 5, इसमें क्या है? राज्यों की हाई कोर्ट, इनमें। इसके साथ साथ भाग 11 और भाग 11 के साथ साथ उसका अध्याय 1, इसमें क्या है? शक्तियों का बंटवारा आपस में इस तरह से है, वो सारी चीजें। और इसके साथ साथ और जो होना है 7वीं अनुसूची, जिस अनुसूची में केंद्र सरकार किन पर कानून बना सकती है, केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है और संवर्धित सूची है। यानी केंद्र सरकार किन पे कानून बना सकती है वो विषय, राज्य सरकार किन पे कानून बना सकती है वो विषय, और दोनों किस पे कानून बना सकते हैं वो विषय उसके अंतर्गत रखे गए हैं। चौथा इसमें यह है कि राज्य की जो प्रतिनिधित्व है संसद में, उसकी जो सीटों का बंटवारा है वो क्या होगा उसके विषय में। जब इनमें संशोधन करना होगा तब आधे से अधिक के साथ साथ 2/3 बहुमत जो लोग भाग ले रहे हैं मतदान में उपस्थित हैं, और साथ में
आधे राज्यों का समर्थन, यह तभी होगा। बीजेपी के पास में आज की तारीख में आधे राज्यों में सरकार नहीं है, साथ साथ में लोकसभा में 262 उनके पास में वो नहीं है, सीटें नहीं है, 262 एमपी नहीं है लोकसभा में। राज्यसभा में भी उन्हें जितना चाहिए वो भी उनके पास में बहुमत राज्य सरकार में उतना नहीं है जितना संविधान संशोधन के लिए चाहिए, संविधान को खत्म करने के लिए चाहिए। और इसके साथ साथ जो राज्य हैं वो मैंने बता दिया कि आधे राज्यों में उनके पास सरकार नहीं है। जिस दिन ये सरकार हो जाएगी उनके पास आधे राज्यों में, यानी 15 राज्यों में जिस दिन बीजेपी की सरकार हो जाएगी, जिस दिन लोकसभा में उनके पास में 362 सीटें हो जाएंगी, राज्यसभा में जिस दिन उनके पास में लगभग 175 सीटें हो जाएंगी, उस दिन इस देश के संविधान को बीजेपी ऐसे खत्म कर देगी, यूं खत्म करके छुट्टी करेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी स्थिति को लाने के लिए यह एसआईआर कराई जा रही है कि जितने विरोधी हैं उनकी जितनी वोटें काटी जा सकती हैं, पहले तो उनकी वोट काट के अपनी जीत का आंकड़ा फिट करो। एक तो यह है एसआईआर जो जिस कराई जा रही, यह है मेन एसआईआर का। नागरिकता भी इससे डिसाइड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बाद की बात है जब सरकार इनके हाथ में आ जाएगी, संविधान ही खत्म कर देंगे, नागरिकता किसकी क्या रहेगी। तो असली मकसद है उनका कि संविधान को खत्म करना है, इसलिए आधे से अधिक राज्यों में सरकार होनी चाहिए। और 400 पार का नारा वो वैसे ही नहीं दे रहे थे, बीजेपी संविधान खत्म करने आई है ये बात वो वैसे ही नहीं कह रहे थे, उनके एमपी सब बिल्कुल सही तरीके से कह रहे थे। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि 2024 के चुनाव में उन्हें झटका लगा और 240 पे सिमट गए, तो उन्होंने ये सारी व्यवस्था की। उसके बाद उन्होंने देखा हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया और अब बिहार गया। तो अब स्थिति यह है कि इस एसआईआर के माध्यम से 40,000, 50,000, 60,000 जितनी वोटें काटनी है, विरोधी जो उनके विरोध में है, जिनको वो जानते हैं कौन कौन है, उनके विरोध में है एससी एसटी के लोग, ओबीसी के कुछ लोग और इसके साथ साथ में माइनॉरिटी के लोग, इनकी वोट काट के अपनी स्थिति मजबूत करो ताकि 400 सीट आने में उन्हें कोई दिक्कत न रहे। लोकसभा में 2029 में लोकसभा का चुनाव है। इसके साथ साथ जो आधे राज्य हैं उन पर उनकी सत्ता बने। अब आ जाओ वन नेशन वन इलेक्शन। क्यों कहा जा रहा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए कहा जा रहा है कि बेईमानी जब करनी है तो एक ही साथ करना। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा का चुनाव और उसी के साथ में देश के तमाम राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ। तो एक ही साथ सारी बेईमानी कराओ, आधे से ज्यादा राज्यों में जीत के आओ और 400 जो है लोकसभा में जीत के आओ, उसके बाद आके संविधान खत्म करो। आप कहोगे ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी तक इस वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो गुलाम है, मोदी का गुलाम रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति रहा, उसने जो बनाया है, यह उसी की अध्यक्षता में बना है ना, तो उसने क्या काम किया है, जो बनाया है उस पर चर्चा चल रही है संसद की समितियों में। अभी तक जो हमारी जानकारी है, पूर्व 4 जो चीफ जस्टिस हैं उनको बुलाया जा चुका है, उनसे सलाह मशवरा लिया गया है, घंटों उनसे बात हुई है। उनमें से 2 ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, इसलिए खड़े कर दिए कि जो उस बिल में ये सारी चीजें लाई जा रही हैं वो इस देश को तबाही के कगार पर पहुंचा देंगे। है क्या उसमें? उस बिल में इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, आज की तारीख में तो वैसे गुलाम है उसका, लेकिन इस गुलाम को इतनी ताकत दी जा रही है चुनाव आयोग को कि उसके बाद में चुनाव आयोग अपने आप में एक सरकार ही होगा। और वो क्यों दी जा रही है वो मैं अब आपको आगे बताता हूं। तो चुनाव आयोग को पावर दी जा रही है कि किसी भी राज्य की विधानसभा अगर भंग करनी हो तो उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर की उसकी वो नहीं है कि वो उसको भेजेगा, भाई इस विधानसभा को भंग कर दो, उसके बाद गवर्नर जो उसको भंग कर देगा, ये सारी चीजें जो होंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए केवल चुनाव आयोग को सारी ताकत दी जा रही है कि चुनाव आयोग ही जो ये विधानसभा भंग कर सके। क्यों भंग कर सके? इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत यह पड़ेगी 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, उस चुनाव के दौरान उस समय ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं होंगी जिनका समय नहीं होगा। किसी के 2 साल, किसी के 3 साल, किसी के 4 साल, किसी के 1 साल, किसी के 4.5 साल, इस तरह से बचा होगा उनका समय। कुछ जरूर होंगी जिनके चुनाव उसके साथ में होंगे, लोकसभा चुनाव के साथ में। तो जो वो समय बचा होगा, और जैसे हमारा तमिलनाडु में है,
2026 में तमिलनाडु का चुनाव होगा, 2026 में वहां का चुनाव होगा बंगाल का, और 2026 में ही उसका होगा केरल का। ये तीनों मोदी जो बीजेपी के विरोधी राज्य हैं, विपक्षों के पास में हैं, तो ये तीनों के तीनों इनका कार्यकाल उस समय नहीं खत्म होगा, उस समय 2.5 साल का बच रहा होगा, तो ये क्यों भंग करेंगे? लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के कारण उन्हें वो चाहिए कि पूरे देश में चुनाव एक साथ कराना है, तब इन्हें भंग करने की बात आएगी। तो मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं हो, इसलिए इस कानून के तहत उसको इलेक्शन कमीशन को पावर दी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ही इसको भंग कर दे, इसलिए सारी चीजें की जा रही हैं। तो एक साथ 2029 में लोकसभा के साथ राज्यों की विधानसभाओं के, सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव करा के एक साथ बेईमानी करो, और बेईमानी करके लोकसभा में 400 से ज्यादा सीट लेके आओ और आधे से ज्यादा राज्यों पर कब्जा कर लो, वहां अपनी सरकार बनाओ, और जब राज्यों पर आपका कब्जा हो गया तो राज्यसभा में आपका ऑलरेडी बहुमत बनी जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में जो एमपी बनते हैं उनके लिए राज्यों में जो वो होते हैं, विधायक होते हैं, वही वोट देते हैं। जब तुम्हारी राज्यों में सरकार है तो स्वाभाविक है कि वहां राज्यसभा में तुम्हारा बहुमत हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा उसके बाद इस संविधान की जितनी भी कंडीशंस है, अनुच्छेद 368 की संशोधन की, उस सब के अनुसार संशोधन बिल लाके इस जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को ही खत्म कर दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो शक्तियों का बंटवारा है अनुसूची 7 में, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया, सब चीज में केंद्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकार की शक्तियां, सब कुछ को एक झटके में खत्म करके मोदी सर्वेसर्वा बन जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, ये है इसके पीछे। तो ये केवल अकेला नहीं है कि आप समझ रहे हैं एसआईआर, एसआईआर नहीं है, एसआईआर प्लस वन नेशन वन इलेक्शन प्लस अनुच्छेद 368 संविधान का, ये सब इकट्ठा होके ये कहानी है। और यही है सबसे बड़ा खतरा, केवल किताब दिखाने से कि संविधान को खतरा है, इससे पता नहीं लगता कि संविधान को खतरा है। ये जो मैंने बताया है, इसको बताने से पता लगती है कि संविधान को कैसे खतरा है, बीजेपी किस तरह से संविधान को खत्म करेगी, क्या है उसकी रणनीति इस देश के संविधान को खत्म करने की। ये है असली बात, इसको बताना जरूरी है। अफसोस मैंने अभी तक एक भी नेता, एक भी सामाजिक कार्यकर्ता, एक भी राजनीतिक विचारक ऐसा नहीं देखा जो इस विषय को समझ रहा हो या इस पर चर्चा कर रहा हो। मैं जैसे पहले कहा था 6 महीने पहले कि बिहार में जीत के आएगी बीजेपी, मैं फिर कह रहा हूं असली मुद्दा इस देश में यही है। इस मुद्दे को अगर समझोगे नहीं, इस मुद्दे को समझ के अगर लड़ोगे नहीं, तो देश बचने वाला नहीं है। उन्होंने अपना संविधान बना के रखा हुआ, जिस दिन उनकी स्थिति ऐसी हुई, इस देश के संविधान को, जो वर्तमान संविधान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया और देश की संविधान सभा द्वारा पास किया गया, स्वीकार किया गया, इसे खत्म करेंगे और मनुस्मृति पर आधारित जो संविधान लिखा रखा है उसे लागू करेंगे। और उसके बाद इस देश का व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी ने वैसे ही नहीं कहा था कि हम 1000 साल की व्यवस्था की स्थापना, व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। दे उसकी मोदी की निकाल के देखो आप वीडियो, जब नई संसद का उद्घाटन किया था उसके दौरान उसने कहीं कहा था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, कि हम जो व्यवस्था की रख रहे हैं वो 1000 साल की जो व्यवस्था है उसकी नींव रख रहे हैं। यानी इस देश में पहले जिस तरह से शूद्रों को पैरों की जूती से भी बदतर रखा गया था, और शूद्र कौन है? SC, ST, OBC, ये सारे के सारे शूद्र हैं। इन सबको उसी स्थिति में पहुंचाने की व्यवस्था की नींव मोदी रख रहा है। अगर लोग अब भी नहीं समझे तो तुम्हारा भैया क्या होगा ये तो तुम ही जानो। मेरा जो कहना था, जो बताना था, मैंने बता दिया। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।